डियर स्टूडेंट, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं जो कि बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है। सेल, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है और ये आपका हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट्स है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो क्लास 6 से लेकर के 12 ऑनवर्ड तक सेल के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए अगर आप साइंस बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो, वो भी बायोलॉजी, क्योंकि ये आपका जो है बॉडी की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। एक सेल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो सेल के अतिरिक्त कुछ हो, और हमारी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है जो कि बाद में डिवाइड होते होते मल्टी सेल में कन्वर्ट हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बदल गए हैं। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की तरफ हम बढ़े हैं। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर जान लेना बहुत जरूरी है। अगर हम सेल का स्ट्रक्चर जान लेंगे तो हम अपने पूरे ऑर्गेनल्स के फंक्शन को समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें सेल की, तो जो हमारी बॉडी होती है कुछ इस तरह से डिजाइन होती है, जैसे मान लीजिए एक सेल ये है, उसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी सेल होगी, इससे ज्वाइंट होगी, फिर ऐसे ही तीसरी सेल होगी। रॉबर्ट ब्राउन और हुक इससे रिलेटेड काफ़ी अध्ययन किए हैं। ठीक है, उसकी भी चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है जो कि सेल से बनी है। ठीक है, पूरी बॉडी ऐसे ही बनी हुई है हमारी। ठीक है, अब इस सेल स्ट्रक्चर में जैसा कि दिखाया गया है आपके सामने स्क्रीन में, हम जान लेते हैं कि कौन सा पोर्शन क्या है। ये जो दिखाई गई है ये आपकी प्लांट सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि प्लांट सेल में आउटर पार्ट में सेल वॉल पाई जाएगी, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। प्लांट सेल में सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इसके अलावा बीच में वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में फिलहाल नहीं मिलेगा, अगर है भी तो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। प्लास्टिड जो है आपके प्लांट सेल में मिलेगा, जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, फंक्शन करता है, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हैं। फिलहाल हम दोनों सेल को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे और सेल ऑर्गेनल्स को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक सेल स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया गया है। पहले इसको जूम करके हम हर एक पार्ट्स को आपको दिखा देते हैं कि क्या इसमें है। ठीक है, अगर इस सेल की बात करें तो आउटर लेयर पर जो इसके सराउंडिंग देख रहे हैं, ये जो इसके सराउंडिंग देख रहे हैं, ये लगा हुआ लेयर, ठीक है, यही है सेल वॉल। अब सेल वॉल में ये जो सेल वॉल है कैसे अरेंज है, थोड़ा सा उसके बारे में जान ले। हम आउटर लेयर को केवल आपका जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आउटर लेयर को। ठीक है, जूम करते हैं, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, ये वाला, ये सेल वॉल है। ठीक है, और ये भी सेल वॉल है ना, ये भी सेल वॉल है। अंतर क्या है दोनों में वो समझ लीजिए। जैसे एक सेल का ये सेल वॉल है और दूसरे सेल का ये सेल वॉल है। जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये ऐसे कुछ ज्वाइन है सेल, इसके साथ ये सेल ज्वाइन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों सेल ज्वाइन है, दोनों सेल ज्वाइन है, तो इसमें एक वॉल जो है ये है और इसकी वॉल जो है ये है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सेल वॉल है ये वाली, ये सेल वॉल ये दूसरे सेल की है और ये सेल वॉल जो है ये दूसरे सेल की है, और दोनों के बीच में ज्वाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ बीच में एक लेयर आप डार्क कलर की देख रहे होंगे, एक लेयर डार्क कलर की देख रहे होंगे, ये वाला, ये मिडिल लैमेला कहलाता है। क्या मिडिल लैमेला? मिडिल लैमेला क्या करता है, दोनों सेल को जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है, दोनों सेल को ज्वाइन करने का काम करता है। मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ होता है, इसका निर्माण जो है मैग्नीशियम पेक्टेट से होता है। ठीक है, दोनों सेल को ज्वाइन करने का काम ये बीच वाला जो डार्क पार्ट है यहाँ पे ये है।
इसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं। ठीक है, तो इधर की सेल वॉल हो गई और इधर की सेल वॉल हो गई। ठीक है, सेल वॉल का जिक्र करेंगे अलग से, अभी पहले इसके अंदर के पार्ट्स को देख लेते हैं, इंटरनल पार्ट्स को। ये हमारा है सेल। ठीक है, फिर से बता देते हैं, यहाँ पे दूसरे सेल की सेल वॉल है और ये इस सेल की सेल वॉल है जो ये है। बीच में सेल वॉल के बीच में दोनों में ये ज्वाइन करने का जो पार्ट है वो मिडिल लैमेला है, जो दोनों सेल वॉल को जोड़ा हुआ है ताकि दो सेल आपस में जुड़ सकें। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल सेल चारों तरफ से जुड़ी होती है, सराउंडिंग सभी सेल्स जो है जुड़ी होती है। सेल वॉल के जस्ट नीचे, जस्ट सेल वॉल के नीचे, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे ये आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो है सेल मेम्ब्रेन। तो आउटर पार्ट सेल वॉल, उसके बाद का हिस्सा सेल मेम्ब्रेन। हालांकि सेल वॉल जो है कई लेयर्स में है, 3 लेयर्स माना जाता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल, चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड है। प्लास्टिड प्लांट सेल में केवल होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है, ये हमारा है वैक्यूल्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियोलस पड़ जाएगा। इसके चारों तरफ से सराउंडिंग जो कवर किया हुआ है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, ऐसे ही बहुत से ऑर्गेनल्स हैं इसके अंदर। इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे, इन सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक को लेकर के। ठीक है, एक एक को लेकर के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेल के बारे में हम देख लेते हैं। अभी तो हम सेल का जो है स्ट्रक्चर देख रहे थे। ठीक है, तो सेल आप देख सकते हैं पूरा। हाँ, एक चीज और बता दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो के चले जाइएगा। जल्द से जल्द हम एक टेलीग्राम चैनल वहां पर डाल रहे हैं, उसमें इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पूरी नोट्स का पीडीएफ हम दे पाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ए सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस। ये जो सेल है स्मॉलेस्ट यूनिट, आपकी बॉडी की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटा सा पार्ट है, जो कि फंक्शनल यूनिट है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसमें टोटली फंक्शन आपको मिल जाएंगी। सेल में जितने भी फंक्शन हो सकते हैं सब के सब मिल जाएंगे। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, किसी और पे ये डिपेंडेंट नहीं है। सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट। ये स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स है ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ए सेल कैन replicate itself independently. Replication means अपने जैसा बना लेना, अपने जैसा बना लेना। रिप्लिकेट कर लेती है, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 6, ये डिवाइड होती रहती है और मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन इसमें मिलेगा, और जब रेप्लिकेशन मिलेगा तो जैसी बात है रिप्रोडक्शन हो गया और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, और ये जो कह रहा है दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी हमारी सेल से ही बनी हुई है। ठीक है, पूरी थियरी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सेल, दे मे बी मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर और मेनी सेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। हाँ, किसी का बनना स्टार्टिंग जो है एक सिंगल सेल से होता है, बाद में वही सेल डिवाइड होती जाती है और मल्टीपल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम लोग जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वहीं पर अमीबा ले लीजिए, वायरल के ले लीजिए, या फंजाई जो होता है यानी फंगस जो होता है वो यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम एक्सेट्रा, ये सारे जो यूनिसेलुलर हैं। और हम लोग या जो डेवलप्ड जो है आपके एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, चर्चा है आगे है, उसकी भी जिक्र करेंगे। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग। वही बात आ रही है, सेल जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि छोटे छोटे सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है।
ठीक है। डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी आपको हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी, रटने के लिए आप रट सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन थे, ये जो है हनी बी के जो छत्ते होते हैं, ठीक है ना, उसको देख रहे थे, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर इनको जो है हनी बी के छत्ते जैसे कार्क का अध्ययन कर रहे थे, कार्क का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। तो कार्क में जो है वो हनी बी के छत्तों की जैसा स्ट्रक्चर देखे थे और उसको जो है ये मान ली कि ये सेल है। फिलहाल ये डिस्कवरी आप देख लीजिएगा, यहाँ से कोई वो नहीं, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर मीन्स सेल के अंदर की बनावट को ले लीजिए, सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को ले लीजिए। तो बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर सेल को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। बात करते हैं बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पर दोनों दी गई है, दोनों सेल्स आपके सामने दी गई हैं। जैसे ये जो है आपका है यूकैरियोटिक सेल है और ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल मींस एक तरह से हम कहें पुरानी सेल है, ठीक है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप नहीं होंगे, मींस माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स व अदर, ठीक है, चाहे प्लास्टिड हो या अन्य ऑर्गेनल्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी ऑर्गेनल्स इसमें डेवलप नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो होता क्या है, जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब के सब मटेरियल सस्पेंडेड होते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं इसके सेल में, सेल के अंदर जो है फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं। चाहे राइबोसोम्स की बात करें, चाहे जो भी मटेरियल्स की आप बात करते हैं, वो सारे मटेरियल्स जो है इसमें सस्पेंडेड होते हैं। हाँ, जो बैक्टीरिया होता है उसमें कुछ मटेरियल सेंटर पर सेंट्रलाइड हो जाते हैं, सेंटर पर सेंट्रलाइड हो जाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। हालांकि वो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड्स है, जिसमें न्यूक्लियस में सारे मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, कुछ डेंस टाइप का हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल ये एक तरह से कहें पुरानी सेल्स है। आप अमीबा को ले सकते हैं इसमें, या बैक्टीरिया सेल को ले सकते हैं, जो कि आपका इस तरह की सेल है। तो ऐसे में कोई सेल ऑर्गेनल्स आपको इसमें नहीं मिलेगा। जितने भी मटेरियल्स हैं, जैसे राइबोसोम्स हो गया, ठीक है, वो सारे जो है इसमें सस्पेंडेड होंगे, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड होंगे। राइबोसोम्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जाता है वो पाया जाता है 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम साइज में छोटा होता है, ठीक है। वहीं पर अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर टोटल सेल ऑर्गेनल्स, चाहे न्यूक्लियोलस की बात करें या न्यूक्लियस की बात करें या इसके सराउंडिंग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी बात करें, या गोल्गी अपैरेटस की बात करें, या माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, या फिर प्लांट में प्लास्टिड की बात करें, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें डेवलप्ड मिलेंगे। किसमें? यूकैरियोट्स में। और इसमें जो राइबोसोम मिलेगा वो मिलेगा 80S राइबोसोम, ठीक है, 80S राइबोसोम। डाउट्स आपको नेट पे मिल सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम है, यूकैरियोटिक सेल में भी 70S राइबोसोम है। ये डाउट आपको मिल सकता है, आपको क्लियर कर दे रहे हैं इस चीज को कि ये डाउट्स क्यों मिल सकता है नेट पे। क्योंकि जो प्लास्टिड होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर 70S राइबोसोम होता है, लेकिन वो सेल ऑर्गेनल्स का राइबोसोम है, ना कि हम कंप्लीट सेल को लेके चलेंगे कि यूकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है। ये गलत है। सेल ऑर्गेनल्स पे जाएंगे तो सेल ऑर्गेनल्स बेस पर माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम मिलेगा और प्लास्टिड में 70S राइबोसोम मिलेगा, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स में अगर कोई डिफरेंस की बात करें तो वहां पर हम हमेशा यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स ही कहेंगे और
पूर्ण डेवलप्ड सेल मिलेगी ये। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है फिलहाल, अभी आगे और आते हैं। थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। ये अमीबा है जो कि आपका एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ऐसे कुछ कवर कर रहा है। तो ये फूड कैसे लेता है उस प्रोसेस को यहाँ दिखाया गया है। सिंगल सेल है, ठीक है। ये जो बाहर निकल रहा है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया ऐसे आती है आगे और फूड जो है यहाँ अंदर आ जाता है, तो स्यूडोपोडिया से कवर कर लेते हैं और यही फूड जो है अंदर जा करके फूड वैक्यूल्स बना लेता है, ठीक है। और फूड वैक्यूल्स में जो है डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ करके फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, अपने यूज में कर लेता है। इसका आगे भी हम लोग जिक्र करेंगे, फिलहाल यहाँ पर छोड़, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ डिटेल दिया गया है। जो अभी हम बात कर रहे थे ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया सेल का, ठीक है। क्या है इसमें देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हैज नो न्यूक्लियस, इंस्टीड सम प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया हैव a region within the cell where the genetic material freely suspended. This region is called nucleoids. यहाँ पे देखते हैं ये जो है मटेरियल, ये जो सेंटर पार्ट्स में जो सेंट्रलाइज्ड हो गया है, न्यूक्लियस नहीं है, सेंट्रलाइज्ड हो गया है मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, इसी को कहा रहा न्यूक्लियाइड्स। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाइड्स कहा है, तो न्यूक्लियस यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ न्यूक्लियस नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। दे आर अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे सब के सब सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। एग्जाम्पल दिया है आर्कियोबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है। द सेल साइज रेंज दे रहा है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर में जो है ये आपकी सेल होगी, ठीक है। द हेरिडिटी मटेरियल कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए। जो प्रोकैरियोट्स है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा आइदर डीएनए होगा और आरएनए होगा। डीएनए मींस डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मींस रिबोन्यूक्लिक एसिड। आगे इसका भी बहुत डिटेल चर्चा है, जिक्र है। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी सेल। सिंगल सेल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल ऑर्गन्स होने चाहिए, और ऑर्गन्स ही कहाँ से इसमें बनेगा जब एक सिंगल सेल है। हर हाल में इसका जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल नहीं होगा, असेक्सुअल ही होगा। यानी बाइनरी फिजन से, यानी टूट करके एक सेल दो सेल में, 2 से 4 सेल में डेवलप होगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जनरली रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन फ्रॉम asexual reproduction. They are also known to use conjugation, which is often seen as the prokaryotic equivalent to sexual reproduction. छोड़िए, बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की यहीं पर अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, जो अभी जिक्र किए थे इससे पहले, सेम वही बात सामने आएगी। ये हमारी है यूकैरियोटिक सेल, जो कि फुल डेवलप्ड सेल है, पूर्ण विकसित सेल है। सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस इसमें मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, वैक्यूल्स मिलेंगे, गाल्गी अपैरेटस मिलेगा, प्लास्टिड यहाँ मिलेगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ प्रेजेंट होगा। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सब के सब इसमें मिलेंगे, और वो भी डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल में। हम लोगों की सेल जो है वह यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्या क्या है? यूकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए ट्रू न्यूक्लियस। द साइज ऑफ द सेल रेंज 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर में होगी। ट्रू न्यूक्लियस इसमें मिलेगा, ठीक है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर इनर पार्ट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो मटेरियल इन और आउट होना होता है, अंदर बाहर जाना होता है, उसकी मॉनिटरिंग करती है, ठीक है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करती है कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा, कौन सा मटेरियल बाहर आएगा। यानी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की चर्चा हम इसमें करेंगे आगे, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, दोनों में आ जाएंगे ये,
ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे होते हैं उसका जिक्र आगे होगा। देयर आर सम contrasting features between plant cell and animal cell. For example, the plant cell containing chloroplast, बताया अभी हम, central vacuole शुरू में ही बात किए, and other plastid where the animal cell do not. यानी प्लांट सेल में सेल वैक्यूल्स मिलेगा, प्लास्टिड मिलेगा, और आपको जो है क्लोरोप्लास्ट वो तो मिलेगा ही, सेल वॉल मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये सब एब्सेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारा है यूकैरियोटिक सेल हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अगर हम जिक्र करें तो थोड़ा सा सेल की तरफ आते हैं, अभी बात कर लेते हैं क्योंकि वहाँ की लेयर से समझ में नहीं आएगा। ये हमारा है सेल वॉल आउटर, यहाँ पर जो है मिडिल लैमेला है, ये इस सेल का सेल वॉल है। इस सेल वॉल के जस्ट नीचे इनर लेयर जो होती है, यही इनर लेयर हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात ये कर रहा है, देख लेते हैं क्या है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो टर्म्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन, सेल के सराउंडिंग है ना, इसलिए सेल मेम्ब्रेन भी इसको बोल देते हैं। प्लाज्मा, पूरे अंदर के मटेरियल को प्लाज्मा बोलते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिए हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक सेल के अंदर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच मटेरियल को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल लेते हैं। व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ ए लिपिड्स बाइलेयर एंड प्रोटीन, बनी किससे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चर दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये जो बनी किससे है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी है। लिपिड्स बाइलेयर, ठीक है, और प्रोटीन्स की बनी हुई है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, चर्चा किए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में भी मिलेगी और एनिमल सेल में भी मिलेगी, ठीक है। सेलेक्टिवली परमेबल, ये पॉइंट याद रखेंगे, ये सेलेक्टिवली परमेबल है, सेलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल भी हम इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? मीन्स कुछ विशेष मटेरियल को अंदर जाने देती है, कुछ विशेष मटेरियल को अंदर से बाहर जाने देती है। यानी गैस का और लिक्विड का एक्सचेंज सेल के अंदर और सेल के बाहर, ये रेगुलेट करती है कौन सेल के अंदर जाएगा, कौन सेल के बाहर जाएगा, इसको रेगुलेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे करती है? आगे टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, उसके द्वारा, ठीक है। तो ये सेमी परमेबल है या सेलेक्टिव परमेबल है बाय परमिटिंग द एंट्री ऑफ सेलेक्टिव मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो। इन एन एनिमल सेल द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग शेप एंड प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट्स, ठीक है। देखिए आउटर पार्ट में है ना, तो एक फंक्शन तो इसका ये भी हो जाता है कि अंदर वाले पार्ट्स को सुरक्षित करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्शन तो हो ही जा रहा है, कोई लिक्विड के अंदर बाहर आने जाने से भी प्रोटेक्शन कर रहा है कि कौन जाएगा कौन आएगा, तो सेमी परमेबल हो गया और सेलेक्टिव परमेबल हो गया, ठीक है। शेप और साइज को भी ये निर्धारित करता है। तो आज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे हैं। इसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन हम लोग देखेंगे आगे, और इसी में जो है ऑस्मोसिस देखेंगे। ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ फिनोमिना को देखेंगे और डिफ्यूजन से रिलेटेड कुछ फिनोमिना को देखेंगे, जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। क्रमवार रूप से एक एक करके हम लोग देखेंगे। आप टेलीग्राम चैनल जो कि इस डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसमें इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, आप पीडीएफ ले लीजिए, लेक्चर सुनिए, पीडीएफ से नोट्स बनाइए या पढ़िए, जो भी कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।